नमस्कार दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले प्रार्थना। ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक अलग टॉपिक लेकर आ रहा हूं। आप इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल इसके एस्ट्रोलॉजी चार्ट पर लूंगा। लेकिन ये वाक सिद्धि जो आज का विषय है, ये वाक सिद्धि जरूरी नहीं है कि हर एस्ट्रोलॉजर के पास हो, या आप ये कह सकते हैं जिसके पास वाक सिद्धि हो, ये जरूरी नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजर हो सके। लेकिन हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, भगवान उनको वाक सिद्धि से नवाजे या उनको वाक सिद्धि दे, ताकि वो लोगों के जन कल्याण के लिए उसके द्वारा एक अच्छा और अपने ज्ञान के द्वारा उनके सॉल्यूशंस, उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका उत्तर देने में वो सक्षम हो सके। लेकिन जैसा आप जानते हैं, यहाँ स्लाइड में लिखा है कि अगर हमें वाक सिद्धि की बात करनी है तो वाक सिद्धि हम कई प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप पहली बात यही ले सकते हैं कि आपको भगवान ने जब आप पैदा हुए उसी टाइम पे ब्लेस कर दिया। आपके प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन कह लीजिए, आपके पूर्वजों के अच्छे कर्म कह लीजिए, या आपके पिछले जन्म के इतने अच्छे कर्म हैं कि इस जन्म में जब आप आए हैं, वो कर्म सिद्धांत के हिसाब से आप वाक सिद्धि पहले से ही लेके आए हैं। दूसरा, अगर आप इसको अगर ऐसा भी मान सकते हैं कि जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारा अध्यात्म की तरफ या हमारा एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज्ञान होता है, चाहे हमारे कोई भी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन हो, ग्रह कहीं चार्ट में बैठे हों, लेकिन हम अपने आप को मंत्र जाप के द्वारा शुद्ध करके और वो प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने में लग जाते हैं। क्योंकि वाक सिद्धि, अगर 16 प्रकार की सिद्धियां हैं, उनमें से सबसे पहले वाक सिद्धि ही है। अगर इसको कोई मेहनत करता है और मंत्र जाप करता है तो इसको आसानी से प्राप्त कर सकता है। तीसरा जो विषय देखा गया है ये है कि कुछ लोगों को कभी समय समय पर पर्टिकुलरली कुछ कुछ समय पर, चाहे वो साल का समय है, चाहे साल में वो एक क्वार्टर का समय है, वो यानी 3 महीने का कम समय है, उनको उस टाइम पे वो उनको वाक सिद्धि ऊपर से प्राप्त होती है, या उस टाइम पे वो अध्यात्म की तरह लगते हैं। जैसे कहते हैं कि भाई, हमारा हिंदू समाज में ये कहते हैं कि कुछ महीने के लिए जब शिव जी भगवान पृथ्वी का पालनहार करते हैं, वैसे तो विष्णु भगवान कहते हैं, लेकिन कुछ 3 महीने के लिए अप्रोक्सीमेटली शिव जी भगवान उसका वहां पर दुनिया का संचालन करते हैं। और उस टाइम पे कुछ लोग, सब लोग शिव भक्ति में लग जाते हैं। तो उस टाइम पे भी कुछ लोगों को मैंने वाक सिद्धि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्राप्त करते हुए देखा है। तो कहने का मतलब आज के टॉपिक में बड़े आसानी से कि हम कह रहे हैं 3 प्रकार से जीवन में आपकी वाक सिद्धि आ सकती है। एक आप मंत्र जाप के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, एक पर्टिकुलरली उस महीने में, जैसे आप कह सकते हैं नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, जो लोग पर्टिकुलरली, वैसे आते 4 बार हैं, लेकिन अगर जो लोग ऑब्जर्व करते हैं तो, या फास्ट रखते हैं, अपने आप को पवित्र करके रखते हैं, तो उन दिनों के महीनों में आप कह सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि आपको जन्म से ही भगवान ने पिछले जन्मों के आधार पर इतना अच्छा ब्लेसिंग दिया है, या माता पिता या आपके पूर्वजों के कर्मों के आधार पर आपको वो ब्लेसिंग दी है कि आप पहले से ही लोगों के जन कल्याण के लिए जन्म कर लेके आए हैं, और उसमें जो आप लोगों को कहते हैं वो सत्य होता है। तो इसी प्रकार अगर हम देखें, अब इसको मैं एस्ट्रोलॉजी से जोड़ूंगा, चार्टों पे भी लेके जाऊंगा, कौन से चार्ट से हमें देखना है। लेकिन अगर हम पहले देखें तो सब लोग जानते हैं वाणी का कारक बुध को माना गया है, और जो गुरु को जो है बेसिकली उसको विज्ञान का, आप विज्ञान का कहने का मतलब है विजडम का, जहाँ पे आपको एक हो गया आपका बुद्धि, एक हो गया आपकी समझदारी, या जो आपको नॉलेज है, जो आपको इतना सारी चीजों के पता है। अगर आपके पास मटेरियल होगा, आपके पास नॉलेज होगा, तभी उसको वाणी से आप निकाल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। और इसीलिए
गुरु को वाचस्पति भी कहा गया है, तो वैदिक साहित्य में उनको वाचस्पति कहा गया है। बुध को वाणी का कारक मिला है। अलग अलग किताबों में किसी ज्योतिषी ने जो बहुत फेमस है, रिनाउंड है, जिनकी इतनी प्रैक्टिस है, या बुक्स हैं जिनको हम ऋषियों की कैटेगरी में लेते हैं, कईयों ने बुध के बारे में लिखा है, कईयों ने गुरु के बारे में लिखा है। मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा, मैं दोनों को ही ले रहा हूं और अपने एग्जाम्पल में दोनों को ही इस चीज के द्वारा, वाक सिद्धि के द्वारा दोनों का योग आपको होते हुए दिखाऊंगा। द्वितीय भाव आप कह सकते हैं कि आपका जो मुंह का जो फेस है, जो यानी अपनी वाणी का कारक है, द्वितीय भाव या द्वितीय भाव का स्वामी यानी सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी इस चीज को आपकी वाणी के बारे में बता सकता है। बट यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, आपको राशि चार्ट से नहीं कुछ बताने वाला हूँ। अगर राशि चार्ट से आपको बाद में कंपेयर कर सकते हो, आप उसको अपने हिसाब से उसके रिजल्ट को वेरीफाई करते हो। आज मैं आपके सामने जो सबसे पहले लूंगा वो D27 का चार्ट लूंगा। उसका अभी रीजन बताने लगा हूं कि D27 चार्ट को हम क्यों लेते हैं ये वाक सिद्धि के लिए। दूसरे नंबर पे आप D9 चार्ट ले सकते हैं और तीसरे नंबर पे आप चाहें तो उसका आप कह सकते हैं लगन चार्ट ले सकते हैं, या राशि चार्ट ले सकते हैं, या चंद्रमा की कुंडली ले सकते हैं, या सूर्य की कुंडली ले सकते हैं, पहले दोनों को रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए। पहले आपको जो लेना है D27 चार्ट लेना है, दूसरे नंबर पे आपको D9 लेना है, और तीसरे नंबर पे आप कोई भी जो आपका चार्ट है, चाहे वो लगन से देखें, चाहे चंद्रमा से देखें, चाहे आप सूर्य से देखें, उसके हिसाब से अपना चार्ट को रोटेट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्यों मैंने यहाँ पर D27 लिया, तो उसके बारे में पहले बात करते हैं। D27 मैंने इसलिए यहाँ पर लिया, या एस्ट्रोलॉजी में इसलिए लिया गया है, अगर आपकी किसी भी प्रकार की जो आपकी शक्ति है या कमजोरी है, अगर आपकी कोई भी प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है, अगर उनको स्टडी करना हो तो हमें D27 चार्ट को जरूर लेना चाहिए। अगर आप D27 चार्ट को ले गए और आपको D27 चार्ट से डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के हिसाब से आपको बंदे की कमजोरियां या उसकी मजबूतियां या उसकी अच्छाइयां को स्टडी करना आ गया, तो ये बहुत ही चीज अच्छी होगी कि आप चाहे उस टाइम पे भाव चलित चार्ट यूज कर रहे हैं, या आप चलित चार्ट कर रहे हैं, या वैदिक से देख रहे हैं, या भृगुनंदी नाड़ी से देख रहे हैं, वो सब आपको जस्टिफाई करने की अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जब मैं आज वाक सिद्धि की बात कर रहा हूँ, तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही हम डिविजनल चार्ट लेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही हम ये डिविजनल चार्ट जैसे D27 और सब ले रहे हैं, और जो हाउस की बात है वो भी हम वैदिक या केपी में ही करते हैं। तो इसी हिसाब से अगर सेकंड हाउस से हम देखें, सेकंड हाउस आपकी वाणी का हाउस है, तो वाणी के हाउस की जो अच्छाई है, वाणी के हाउस की जो बुराई है, उन सब का अगर हमें पता कर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास कुछ दिव्य शक्ति या कुछ भगवान की असीम कृपा है, जिसको ये अपनी वाणी में प्रयोग कर सकता है। दूसरा नंबर D27 को लेने का है, क्योंकि अगर एक भाव को अगर हम उसको 27 हिस्सों में बांट रहे हैं, और 27 यानी एक भाव को अगर हम एक राशि को 27 हिस्सों में बांट रहे हैं और 30 डिग्री को 27 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो उसी हिसाब से अगर हम बांट के देखेंगे तो 27 नक्षत्र हैं, और नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से हमें कैरेक्टरिस्टिक आसानी से पता चल जाती है। जैसे हम कहते हैं अश्विनी नक्षत्र से स्टार्ट होते हैं तो वो अश्विनी कुमार हैं, यानी वो उपचार करने घोड़े पे आते हैं, यानी वो बहुत जल्दी उस जगह पहुंचकर जहां उनकी जरूरत होती है बंदे के पास पहुंचकर वहां पर वो उसको हेल्प देते हैं। अश्विनी नक्षत्र यानी केतु का स्वामी उसके अधिपति है, लेकिन उसका जो स्वामी माना गया है, हम ये कह सकते हैं अश्विनी कुमार को माना गया है, और वो वहां पर पहुंच के बंदे की हेल्प करते हैं। तो हमें पॉजिटिव चीजें देखनी है। मेरी एस्ट्रोलॉजी के पढ़ाने के हिसाब में हर चीज मैं पॉजिटिव देखता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी में हर सोच के हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपकी पॉजिटिव सोच है तो आपको अवश्य ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी। अगर आप नेगेटिव सोच पे ज्यादा एम्फेसिस देंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो इसी प्रकार अगर दूसरा नक्षत्र हम कहें भरनी का है, भरनी के जो देवता बनते हैं वो यम बनते हैं, वो मृत्यु देने वाली भूमिका में है। इसी प्रकार
कृत्तिका अगर नक्षत्र की बात करें तो कृत्तिका वो अग्नि देवता है, तो वो जलाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगले जो नक्षत्र है, चाहे वो रोहिणी है, चाहे मृगशिरा है, हम उनका इसी तरीके से लास्ट रेवती तक, पहले अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्रों का हम अपना काम इस उनके स्वामी के हिसाब से देख सकते हैं। और इसीलिए D27 चार्ट से ये हमारे लिए आसानी हो जाती है। इसी करके दो रीजन है कि D27 में वैदिक के हिसाब से पहला हमें अपनी स्ट्रेंथ और आप कह सकते हैं वीकनेसेस को जानने का मौका मिलता है। दूसरा D27 के हिसाब से जो जिस नक्षत्र में हमने लगन उदित हुआ है उसके हिसाब से जब हमारी वो डिवाइड होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा D27 में कौन सा नक्षत्र का स्वामी है, उसके हिसाब से प्रोमिनेंटली हमें पता चल जाता है। तो मैं आज आपके सामने दोस्तों एक चार्ट ले रहा हूं, जो मैंने अभी तक बताया है, कि मैंने बताया आपको कि अगर सेकंड भाव D27 का वाणी का भाव है, D27 में अगर हम वाणी का भाव ले रहे हैं, इस D27 में बुध वाणी का कारक है और वहां पर गुरु की इन्वॉल्वमेंट, शास्त्रों की या जो भी एस्ट्रोलॉजर्स की पुरानी बात देखोगे D27 को लेकर उन्होंने कही है कि उसमें यही कहा गया है, वहां पर D27 में मरकरी का एक्सपेक्ट हो या जुपिटर का एक्सपेक्ट हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ये देखिए इस एग्जाम्पल से कि यहाँ पर गुरु जो बैठा हुआ है वो 6 नंबर साइन यानी वर्गो मरकरी में बैठा हुआ है, तो दोनों का आपस में संबंध बन रहा है। अब जब दोनों का आपस में संबंध बन रहा है तो हम आसानी से इस चीज को कह सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे को उस चीज के लिए वाक सिद्धि की तरफ लेके जाएगा। लेकिन हमने खाली यहाँ ही नहीं देखना है। दूसरा, क्योंकि बहुत से लोग एस्पेक्ट्स नहीं देखते हैं D27 में, वैसे चार्ट्स देखते हैं या दृष्टि नहीं लेते हैं। कुछ लोग जब लेते हैं दृष्टि तो ग्रहों की दृष्टि के साथ साथ वो दूसरी दृष्टियां भी लेने लग जाते हैं, राशि दृष्टि भी लेते हैं। तो ये अब अपनी प्रैक्टिस का है, हम किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कह रहे। लेकिन अगर मुझे किसी की स्ट्रेंथ जाननी है तो मैं भावत जरूर लेता हूँ। अगर सेकंड हाउस से सेकंड देखेंगे तो यहाँ इस चार्ट में यहाँ पर शुक्र बनता है, शुक्र बनता है, तो शुक्र यहाँ पर उस के साथ गुरु के साथ ही बैठा है। ऊपर से दोनों गुरु बैठे हुए हैं और बैठे भी किसकी राशि में है, वो बैठे हैं बुध की राशि में। एक मृत संजीवनी का है और एक वैसे ओवरऑल ज्ञान का है। तो दोनों गुरु हैं। गुरु हमेशा गुरु ही होते हैं, किसी के भी गुरु हो, गुरु हमेशा उसको ब्लेस करते हैं। और मैंने तो शास्त्र में ऐसा देखा गया है, इन दोनों गुरुओं में पहले ये देवताओं की ही टेस्ट करने के लिए या अपना गुरु बनने के लिए टेस्ट दिया, तो यानी दोनों में इक्वल चीजें हैं। अगर मैं इसको पॉजिटिव वे से देखूं तो दोनों की हम पॉजिटिविटी चीजें ले लें, तो इसमें ये भी ना देखें कि गुरु जहां बैठता है वो उस भाव का नाश करता है, जहां देखता है वहां पर उसका भला करता है। हाँ, ये सब इफेक्ट आते हैं, कोई मैं मना नहीं करूंगा, चाहे वो डिविजनल चार्ट है। क्योंकि अगर मान लीजिए गुरु एक बहुत बड़ा हैवी चीज है, अगर वो हैवी चीज कहीं बैठेगी तो वो अपने निशान, अपने अपने मार्क वहां पर छोड़ के जाएगी ही जाएगी। लेकिन गुरु और जब शुक्र दोनों इकट्ठे बैठ जाएंगे तो ये हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि दोनों उस जातक को ब्लेस करेंगे। तो ये पहला रूल कि सेकंड हाउस में हमें देखना है, सेकंड हाउस में अगर गुरु और बुध का अगर संबंध बन जाए तो बहुत अच्छी बात। तीसरी बात जो मैंने देखी, भाव भाव से अगर सेकंड हाउस को स्ट्रेंथ देनी है तो सेकंड हाउस से सेकंड देखेंगे, वहां पे शुक्र खुद आके उसके साथ बैठ गया। तो आप ये भी कह सकते हैं शुक्र अपने से 12वें में गया तो कमजोर होगा। मैं यहाँ पर वो डिटेल नहीं ले रहा, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ गुरु जहाँ पे भी बैठते हैं, गुरु वहां पर दोनों गुरु अगर बैठ गए तो ज्ञान की बातें करेंगे और दोनों एक अच्छा उसको देने की कोशिश करेंगे, यानी अब उसको ब्लेसिंग है। अब इस जातक को ब्लेसिंग किस किस चीज की है, अब आप देखिए। अगर यहाँ पे 6 नंबर की राशि है और 6 नंबर का स्वामी बुध बनता है और वो बुध यहाँ से अपने आप में अगर देखेंगे तो 12 और 11वें भाव में गया है। हमें कहते हैं कि अगर हमें कोई भी प्लेनेट की या कोई भी घर की अगर हमें सफलता देखनी है, उससे 11वां भाव हम देख लेते हैं। तो 11वें भाव में गया तो ओवरऑल सक्सेस या वाणी के हिसाब से ओवरऑल सक्सेस मिलेगी। तो ये जातक जो भी अपनी वाणी से बोलता होगा, जो भी प्रोफेशन में करता होगा, तो वाणी के द्वारा इसे सफलता मिलती होगी। या आप ये कह लीजिए अगर कहीं फैक्ट्री में भी काम करता होगा तो फैक्ट्री में
सबको बोल के बात करता होगा या लीडर हो सकता है, आप कुछ भी कहिए कि उसको बोल के मतलब सक्सेस मिलनी है। अगर कहीं कॉलेज में होगा तो पढ़ाता होगा, ज्योतिषी होगा तो भी वो बोलना है। मतलब उसके जीवन में जो अगर आप देखें सेकंड हाउस में धन आने की या धन कमाने की जो संभावना है वो मैक्सिमम बोल के है। और बोलने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो चार्ट में बुध और शुक्र, बुध और सूर्य दोनों इकट्ठे बैठे हैं। अगर यहाँ पर भी देखें तो ये बुध आदित्य योग बनता है। बुध आदित्य योग ये कहता है कि बंदे को प्रॉस्पेरिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, या उसको उस काम से, बोलने के काम से उसका नाम हो सकता है, उसको लोग अच्छा समझते होंगे। तो इन चीजों को अगर मैं मिला के देखूं तो मेरे को यहाँ पर ये वीडियो बनाने का, जो शेयर करने का जो अलग हट के वाक सिद्धि का है, वो D27 से अगर रूल देखेंगे तो रूल में कहीं ना कहीं वो चंद्रमा से भी लिखेंगे, चंद्रमा से सेकंड हाउस से देखेंगे, फिर कहेंगे कि सूर्य से सेकंड हाउस देख लो। अगर आप यहाँ पर सूर्य चंद्रमा से भी सेकंड हाउस देखेंगे तो सेकंड हाउस देखेंगे तो यहाँ सेकंड हाउस देने के बाद भी आप देखेंगे कि वहाँ शनि की राशि है, और शनि जो है कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा माना गया है, चाहे वो अपने से 1 2 3 4 5 है, चाहे 2 नंबर पे नहीं है। और यहाँ पर A10 का पाड़ा भी लगा हुआ है, तो यानी कर्म क्षेत्र पे वो इंडिकेट करता है। दूसरा इसी प्रकार देखेंगे कि अगर यहाँ पे सूर्य से पकड़ेंगे, सूर्य से अगले भाव में राहु है, राहु बोलने का कारक है यानी एक्सपेंशन देने का कारक है, और इसी के साथ A3 और A11 का पाड़ा भी बैठा हुआ है, यानी वो कम्युनिकेशन के लिए और कम्युनिकेशन से ओवरऑल गेन। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि मैं जब ये एस्ट्रोलॉजी में अभी काम कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे चार्ट आते हैं, उन्हीं में से एक चार्ट मैं आपसे ये डिस्कस जब कर रहा था किसी से, तो वहां पर ये मेरे पास आया कि ये वाक सिद्धि का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर ये जातक का चार्ट मैं अभी D27 कर रहा हूँ, D1 से नहीं कर रहा हूँ, तो D1 से नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके D1 में सपोर्ट नहीं मिलता होगा। D1 में भी वो चीजें इसको सपोर्ट करती होंगी, यानी सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड ये इंडिकेट करता होगा कि उसकी कुंडली में पैसा उसके बोलने की वजह से या उसके सेकंड हाउस का इम्पैक्ट की वजह से आएगा ही आएगा। ये तय है, और ये मैंने क्रॉस चेक किया हुआ इस चार्ट से। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस जिस भी जातक का ये चार्ट है जो वाक सिद्धि की बात कर रहा हूँ, इसमें भी सेकंड हाउस का लॉर्ड D1 में अगर हम देखें, राशि चार्ट में देखें तो D1 का जो से हिसाब से सेकंड लॉर्ड है उसका संबंध सेकंड हाउस से। अब मान लीजिए सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस को ही सेकंड हाउस का लॉर्ड और सेकंड हाउस को ही देखता हूँ तो और अच्छा प्रोमिनेंट होगा। इस टाइप की कम्युनिकेशन इसमें है। तो ये एक पर्टिकुलर केस मैंने D27 से बताया कि यहाँ पर मुझे ये वाक सिद्धि का एक प्रैक्टिकल चीज लिखा। अब ये देखने वाली बात ये है कि इसने अपनी वाक सिद्धि उन तीनों कैटेगरी में से किसको हुई। या तो ये हो सकता है कि इसको ब्लेसिंग मिली, या ये है कि इसने जन्म के साथ ब्लेसिंग मिली, या इसने अपने मंत्रों के द्वारा पाया, या ये कह सकते हैं इसको कभी उस टाइम पीरियड के लिए जब ये स्पिरिचुअल होता है तब इसको वाक सिद्धि मिलती है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि भाई इस जातक को वाक सिद्धि, या जब इसकी प्रिडिक्शंस है या जब ये बोलता है मुंह से, क्या ये सारी बातें बोलता है वही होती हैं, या इसकी कुछ पर्टिकुलर महीनों के हिसाब से, या जो इसके चार्ट को सपोर्ट करते हैं कि वो दशाओं में आके या उसका जो पीरियड आता है तो उन टाइम पे ये जो बोलता है। इसमें एक और चीज देखी गई है कि अगर मान लीजिए जातक, कुछ ऐसे हमारे योग हैं जिसको हम पंचांग में कहते हैं ना कि हर्षण योग में पैदा हुआ जातक, हर्षण योग में एक बहुत सारे 6-7 योग हैं, 27 योग हैं टोटल, उनमें से 6 या 7 योग हैं। तो ये जातक हर्षण योग में पैदा हुआ है, और हर्षण योग में पैदा हुआ जातक भी आप कह सकते हैं वाक सिद्धि लेके आता है। तो ये मैंने वहां से भी बताया है और मैं यहाँ से भी बता रहा हूँ आपको। तो इसीलिए अगर चार्ट में दिखेगा तो वो अगर एक एक तरीके से दिख रहा है तो बाकी तरीकों से भी दिखेगा। अब आते हैं इसके D9 पर चार्ट पे। D9 चार्ट में कहीं पे मैंने देखा है, D9 चार्ट कहते हैं कि लोग कि D1 चार्ट जो है वो आप कह सकते हैं पेड़ है, यानी उसका जो ट्री है, और ट्री पे जो फ्रूट लगना है वो कहते हैं D9 चार्ट से देखते हैं। अगर हम यही स्टेटमेंट को लेके चलें और इसमें भी सेकंड हाउस का और थर्ड हाउस का रोल ले लें तो आप देखिएगा सेकंड हाउस का लॉर्ड और थर्ड हाउस का लॉर्ड है जो वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं।
और जब जो इकट्ठे बैठे हुए हैं वो वापिस किसकी राशि में बैठे हुए, प्रोफेशन की। और यहाँ पर मार्स एक्सॉल्टेड होगा, जुपिटर नो डाउट डबलेटेड होगा, इसमें पराक्रम रहेगा, इसको एफर्ट करना पड़ेगा, वो सब चीजें आएंगी आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं 8th हाउस में इन दोनों का जो डिस्पोजिटर थ्योरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी भी हमें एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स और डिस्पोजिटर थ्योरी को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। डिस्पोजिटर थ्योरी आपको रिजल्ट देने में कहीं पे भी कैलकुलेशन करते हैं, वो ज्यादा रोल, दृष्टि से भी ज्यादा रोल वो डिस्पोजिटर थ्योरी देती है। मैंने अपने प्रिडिक्शंस में इसको देखा है। और यहाँ पर देखेंगे वापिस उन्हीं ग्रह का, अगर मान लीजिए गुरु और मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर मरकरी भी वो वापिस गुरु की राशि में बैठा हुआ है। और ऐसा भी कहा गया है कि राहु केतु जब 3-9 एक्सेस में आ जाएं, तो वैसे ही जातक के पास जो केतु ब्लेसिंग के हाउस में होना, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इस जातक को पिछले, मतलब आप कह लीजिए जन्म से ही इसको ब्लेसिंग जो है गॉड से मिली हुई है, कि अगर ये किसी के बारे में प्रिडिक्शन करे, अपने बारे में करे, वो एक हो या ना हो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये अगर दूसरों के बारे में, खासकर दूसरों की जो इसको अप्रोच करेंगे एडवाइस के लिए, उनके बारे में प्रिडिक्शन करेगा, तो इसकी प्रिडिक्शन 100% करेक्ट रहने के चांसेस रहेंगे, अगर ये थोड़ा बहुत भी धार्मिक है व्यक्ति। क्योंकि केतु जब यहाँ 9th हाउस से बैठ के 3rd हाउस को देखेगा, राहु को देखेगा, राहु वाणी का कारक भी माना गया है, क्योंकि वायु का कारक है, वो एक्सपेंशन देगा, बढ़ा के देगा। राहु का 9th हाउस में या 9th सेजिटेरियस साइन में बैठना ये बहुत अच्छा है एक ज्योतिषी के लिए भी, अगर उसकी प्रेडिक्शन अगर देखा जाए। और 6th भाव में जो जुपिटर है, चाहे वो डबलेटेड है, मेहनत फिर कराएगा, लेकिन वो किसकी राशि में बैठा है, गुरु में। अगर ये जो लोग इससे एडवाइस लेने आएंगे और इससे मांगेंगे तब उनको एडवाइस देगा, तो इसकी एडवाइस उनके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे उनकी बीमारी से रिलेटेड हो, तो इस जातक की भविष्यवाणी मुझे करेक्ट होती हुई दिखती है। तीसरी चीज जो मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, वो ये जो चार्ट है, ये जो सारा का सारा ये जो चार्ट अभी इंडिकेट किया है, ये अपना हमने यहाँ पर चंद्र कुंडली से कहा, मैंने यहाँ पर बोल दिया कि भाई D9 से है, तो प्लीज इसको रेक्टिफाई कीजिएगा। ये चार्ट है जो मैं यहाँ पर, ये D9 नहीं, ये चंद्र कुंडली से आपको ये सब बताया है। D9 से अब देखिए, D9 में मरकरी और राहु आ गए, दोनों एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, और केतु 3rd हाउस में है। और 8th हाउस का जो लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड जो सूर्य है, वापिस शुक्र और गुरु के साथ बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पर पहले चार्ट में दिखाया था D27 में। देखिए यहाँ पर भी शुक्र और गुरु के साथ बैठा हुआ है, और ये हाउस ऑफ सॉल्यूशंस में D9 में सूर्य यानी आत्मा के साथ, यानी और शुक्र अपने ही घर में है और साथ में गुरु है। तो आप देखिए ये कितना अच्छा योग बन रहा है, जीवात्मा योग भी बन रहा है, और यहाँ पे सुख समृद्धि वाला योग भी बन रहा है। तो इन सब चीजों को देखेंगे तो ये जातक अगर किसी को सॉल्यूशन देगा, क्योंकि ये हाउस ऑफ सॉल्यूशन में ही बैठे हुए हैं, और सॉल्यूशन कहाँ से रिलेटेड होगी, शनि का कारक तत्व तो इसमें अवश्य ही आएगा। तो यहाँ जो 5th हाउस का जो 8th हाउस का सॉरी जो लॉर्ड है 5th हाउस में जाके बैठ गया है, और वहां पर वो उसी लॉर्ड के साथ बैठा है, तो स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई। दूसरा एक है 9th हाउस में जो मरकरी और राहु का होना, 3rd हाउस को देखना, तो इन सब चीजों से जो अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर वाक सिद्धि का ये एक अच्छा उदाहरण मुझे लगा। हो सकता है कि आपको ना लगा हो, आपको आपके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे आप अलग लिटरेचर पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इस जातक को क्लोजली ऑब्जर्व किया हुआ है, और इस क्लोजली ऑब्जर्वेशन में मैंने ये चीजें पाई। इसी करके लीक से हटकर वाक सिद्धि का, अगर मान लीजिए मैं 20 मिनट का या 15 मिनट का जो वीडियो बना रहा हूँ, उसके पीछे एक मकसद होगा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को बढ़ावा देने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के ऊपर अपने कमेंट जरूर लिखें। चाहे तो आप इससे ऐसे वाले चार्ट से रिलेटेड अपनी बर्थ डिटेल्स भी यहाँ शेयर कर सकते हैं। जब मुझे मौका लगेगा तो मैं उनका रिप्लाई दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में उन चार्ट्स के ऊपर कुछ प्रेडिक्शन देने की कोशिश करूंगा। तो अंत में जय श्री राम बोलते हुए और ये सब बोलते हुए कि आप अवश्य ही अपने जिंदगी में कोई मंत्र का उच्चारण कीजिए, चाहे मंत्र छोटा है, क्योंकि हर अक्षर एक बीज अक्षर है। आप जिस भी मंत्र को जिस भी सिद्धि से प्राप्त करने लगते हैं, आपको उसी चीज से मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है आज के जीवन में कि आप एक अच्छा जीवन जिएं और एक अच्छी श्रद्धा पूर्वक जीवन जिएं। तो अंत में जय श्री राम बोलते हुए मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।